बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तागूती दुनिया इमरान सीरीज। सफेद रंग की कार काफी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ ही चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर जूलिया थी, जबकि साइड सीट पर एक खूबसूरत स्विस लड़की बैठी हुई थी। इसे जीन्स की पैंट और ब्लैक लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। आंखों पर स्याह गोगल थी। इसके सुर्खो सफेद रंग और नकोश से सब पर अया था कि वो स्विस नजाद है। इसका नाम रीटा था और रीटा पाकिस्तान में स्विस सफारतखाने में मुलाजिम थी। इसे यहाँ पाकिस्तान आए हुए अभी चंद माह ही हुए थे। वो यहाँ कल्चरल सेक्रेटरी थी। इसका काम पाकिस्तान के कल्चर को फिल्म बंद करके स्विस भिजवाना था, ताकि वहाँ तस्वीरें बनाकर उन्हें एशियाई कल्चरल कौंसिल के वसीओ अरीज कल्चरल म्यूजियम में रखा जा सके, ताकि स्विस के लोग एशिया के असल कल्चर को अपनी आंखों से देख सकें। तस्वीर के साथ साथ ऐसी फिल्में भी वहां फरोख्त की जाती थीं जिन्हें टीवी या इंटरनेट पर देखा जा सकता था। इस तरह भी एशिया का कल्चर सामने आ सकता था। इस तरह पाकिस्तान में स्विस कल्चर के बारे में बड़े बड़े होटलों में नुमाइशों का इनकाद था, जहां पाकिस्तान के लोग स्विस कल्चर को अपनी आंखों से देख सकते थे। जूलिया के साथ रीटा की मुलाकात एक होटल में इत्तफाकन हुई थी और रीटा जूलिया को स्विस बाशिंदा समझकर उससे मिली थी। लेकिन जब जूलिया ने उसे बताया कि वो तवील अरसे से अब यहाँ रह रही है, तो रीटा बेहद हैरान हुई। बहरहाल वो एक दूसरे की दोस्त बन गई। इत्तेफाक से रीटा भी इस इलाके की रहने वाली थी, जिस इलाके में जूलिया पैदा हुई और पली बड़ी थी। रीटा जूलिया के अंकल को भी जानती थी, जो फौत हो चुके थे, और इनकी औलाद में से भी सिर्फ एक फैमिली स्विस में रह रही थी। बाकी बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में एक्रीमिया चले गए थे। इस वक्त ये दोनों एक होटल में होने वाली नुमाइश देखने जा रही थीं। इस नुमाइश का ताल्लुक पाकिस्तान के दीही इलाकों से था। ये बात मेरी समझ में नहीं आई जूलियाना, कि आखिर तुम्हें यहाँ इस मुल्क की कौन सी चीज़ पसंद आ गई है कि तुमने यहाँ मुस्तकिल रिहाइश कर रखी है। रीटा ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ के लोग बेहद अच्छे हैं। मुल्क बेहद अच्छा है। मेरे ख्याल में दुनिया में बहुत कम मुल्क ऐसे होंगे जहाँ चारों मौसम होते हैं। यहाँ पाकिस्तान में चारों मौसम बारी बारी भी आते हैं और बैक वक्त भी होते हैं। यहाँ ऐसे इलाके हैं जो इस कदर सरसब्ज और शादाब हैं कि तुम्हारे जहन में जन्नत की जो तस्वीर भी होगी, वो इन इलाकों के सामने मांद पड़ जाएगी। जूलिया ने बड़े पुरजोश लहजे में कहा, तो रीटा बेख्तियार हंस पड़ी। असल बात तुमने पहले बता दी है, रीटा ने हंसते हुए कहा। तो जूलिया हैरत से इसे देखने लगी। कौन सी बात? जूलिया ने चौंक कर पूछा। यही कि यहाँ के लोग बेहद अच्छे हैं। इसका मतलब है कि असल में तुम्हें यहाँ के लोग पसंद आ गए हैं। रीटा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। हाँ, वाकई बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जूलिया ने कहा। तो रीटा एक बार फिर हंस पड़ी। इसका मतलब है कि यहाँ का कोई शख्स तुम्हें दिल से पसंद आ गया है। रीटा एक बार फिर हंस पड़ी। इसका मतलब है कि यहाँ का कोई शख्स तुम्हें दिल से पसंद आ गया है, रीटा ने कहा। ये क्या कह रही हो? ऐसी कोई भी बात नहीं, जूलिया ने कहा। तो रीटा बेख्तियार हंस पड़ी। अब तुम लाख छुपाओ, मगर असल बात सामने आ ही गई है। तुम मुझे बताओ कि वो कौन है, फिर मुझे इससे मिलवाओ भी, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो वाकई बेहद अच्छा आदमी होगा, रीटा ने कहा। तो जूलिया ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ठीक है, बता देती हूँ। होटल करीब आ गया है। हॉल में बैठेंगे तो फिर तफसील से बात होगी, जूलिया ने कहा। तो रीटा ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर थोड़ी देर बाद जूलिया ने कार एक 5 स्टार होटल के कंपाउंड में मोड़ी और फिर इसे पार्किंग की तरफ ले गई। पार्किंग में कार रोककर वो दोनों नीचे उतरी। जूलिया ने कार लॉक की और फिर पार्किंग बॉय से कार्ड लेकर वो दोनों मेन हॉल में दाखिल हुई। तो वहाँ इस वक्त बहुत कम लोग मौजूद थे, क्योंकि ऐसे होटलों में रात के वक्त रश होता है, जबकि इस वक्त दोपहर थी। जूलिया रीटा को साथ लिए लंच करने आई थी। हमें यहाँ हॉल की बजाय डाइनिंग हॉल में जाना चाहिए, रीटा ने कहा। मैं आज तुम्हें पाकिस्तान के खुसूसी खाने खिलाना चाहती हूँ, और वो यहाँ भी सर्व हो सकते हैं, जूलिया ने कहा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें स्विस खाने मंगवाने चाहिए, ताकि तुम स्विस के मखसूस खानों का जायका भूल ना जाओ, रीटा ने हंसते हुए कहा। मैं पाकिस्तानी खानों की आदी हो चुकी हूँ। ये खाने जायके और एनर्जी में स्विस खानों से लाख दर्जे बेहतर हैं, जूलिया ने कहा। और इसी लम्हे वेटर आ गया। तो जूलिया ने मेज पर मौजूद मेन्यू कार्ड उठाकर उसे खाने लिखवाने शुरू कर दिए। यस मैडम। जब जूलिया ऑर्डर दे चुकी, तो वेटर ने मौदबाना लहजे में कहा और सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और चला गया। तुम अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी हो चुकी हो,
क्या तुम्हें स्विट्जरलैंड याद नहीं आता? रीटा ने कहा। शुरू शुरू में बहुत आता था, फिर कम याद रहने लगा, लेकिन अब तो मेरा ख्याल तक नहीं जाता। अब तो मुझे यूं लगता है कि जैसे मैं पैदा ही पाकेशिया में हुई हूँ। जूलिया ने जवाब दिया और इसके साथ ही वो बेख्तियार चौंक पड़ी। तो सामने बैठी हुई रीटा भी चौंक पड़ी। क्या हुआ? रीटा ने इसकी तरफ गर्दन घुमाते हुए कहा, जिधर देखकर जूलिया चौंक पड़ी थी। इमरान और यहाँ, जूलिया ने कहा तो रीटा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। इसने देखा कि एक मासूम सूरत जवान आदमी, जिसने सूट पहना हुआ था और जो खासा वजीह दिखाई दे रहा था, तेजी से कदम उठाता इसी तरफ आ रहा था जिधर जूलिया और रीटा मौजूद थी। कौन है ये आदमी जिसे देखकर तुम चौंक पड़ी? रीटा ने कहा। ये मेरा कुलीग है, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, जूलिया ने कहा। लेकिन इमरान इनसे एक टेबल पहले रुककर कुर्सी पर बैठ गया। वो टेबल भी खाली थी। अलबत्ता इसका रुख इन दोनों की तरफ था। वो इधर उधर इस अंदाज में देख रहा था जैसे देहाती जिंदगी में पहली बार शहर आकर हर चीज को हैरत भरी नजरों से देखता है। इमरान, इधर आ जाओ, जूलिया ने कहा तो इमरान एक झटके से उठा और उनकी तरफ बढ़ा। मैं तो इसलिए दूर बैठ गया था कि सयाने कहते हैं कि जहां दो स्विस लड़कियां इकट्ठी हो जाएं, वहां करंट लगने लगने का बेहद खतरा होता है। इमरान ने करीब आकर बड़े मासूम से लहजे में कहा, बकवास मत करो, ये मेरी नई दोस्त है रीटा। और रीटा, जैसे मैंने बताया था कि ये मेरा कुलीग है अली इमरान। जूलिया ने उठकर इन दोनों का तारुफ कराते हुए कहा। जूलिया के उठते ही रीटा भी उठ खड़ी हुई। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई इमरान, रीटा ने मुस्कुराते हुए कहा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। सॉरी, हमारे माशरे में ख्वातीन से हाथ मिलाना मायूब समझा जाता है। वैसे आपसे मिलकर मुझे अभी तक तो खुशी नहीं हुई, हो सकता है कि आइंदा हो जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। तो रीटा ने अपना बढ़ा हुआ हाथ एक झटके से वापस खींच लिया। इसके चेहरे पर तेज गुस्से के तासुरात उभर आए थे। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है रीटा, ये स्विट्जरलैंड नहीं है, पाक एशिया है, जूलिया ने कहा तो रीटा ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। बैठो इमरान, हमने लंच मंगवाया है, तुम भी साथ ही खा लो, जूलिया ने कहा। सॉरी, मैं तो सुपर फयाज का मेहमान हूँ, बड़ी मुश्किल से काबू में आया है। मैं डाइनिंग हॉल में जा रहा था क्योंकि सुपर फयाज तकल्लुफात का बेहद कायल है और मजबूरी ये है कि वो मेज़बान है और बिल भी उसी ने अदा करना है। खाने के बाद चाय इकट्ठे पी लेंगे। गुड बाय, इमरान ने कहा और वापस मुड़ गया। तो जूलिया ने बेख्तियार होंठ भेज लिए। तुम्हारा ये गुली कुलीग कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ और मुंहफट आदमी है, रीटा ने इमरान के जाने के बाद कहा। हाँ, वो ऐसा ही है, जूलिया ने जवाब दिया। इसी लम्हे वेटर ट्रॉली धकेलता हुआ आया और इसने खाने के बर्तन मेज पर रखने शुरू कर दिए। खाने के बाद जूलिया ने हॉट कॉफी मंगवा ली। रीटा ने खाने की बेहद तारीफ की तो जूलिया का चेहरा खुशी से खिल उठा। जूलिया, मुझे न जाने क्यों महसूस हो रहा है कि तुम्हारे और इमरान के दरमियान कोई बहुत गहरा रिश्ता है। न जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा है कि क्या वाकई यह सही है? कॉफी पीते हुए रीटा ने कहा तो जूलिया चौंक पड़ी। हाँ, तुम्हें दुरुस्त एहसास हुआ है, इमरान और मेरे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है, जूलिया ने रीटा को अपनी हमवतन होने के नाते खुलकर बता दिया। फिर तो मुबारक हो, इमरान बेहद वजी आदमी है और इसके साथ ही मासूम फितरत भी है। लेकिन रीटा बात करते करते रुक गई तो जूलिया बेख्तियार चौंक पड़ी। लेकिन क्या? जूलिया ने चौंक कर कहा। छोड़ो, मैं तुम्हारे दरमियान कोई गलत फहमी नहीं पैदा करना चाहती, रीटा ने कहा तो जूलिया के चेहरे पर मजीद हैरत के तासुरात उभर आए। क्या मतलब? कैसी गलत फहमी? खुलकर बात करो रीटा, क्या कहना चाहती हो तुम? जूलिया ने कदरे उलझे हुए लहजे में कहा। मुझे तुमसे ज्यादा मर्दों का तजर्बा है और ये मेरा तजर्बा है कि जो मर्द बज़ाहिर बड़े मासूम सूरत दिखाई देते हैं, वो असल में इंतहाई अय्यार और रियाकार होते हैं। और इमरान को देखकर मुझे यही एहसास हो रहा है कि इमरान औरतों के मामले में अय्यार आदमी है। लेकिन प्लीज, तुम बुरा ना मानना, ये सिर्फ मेरा एहसास और तजर्बा है। हो सकता है कि इमरान ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मर्दों पर 100% एतमाद नहीं करना चाहिए, रीटा ने मुसलसल बोलते हुए कहा तो जूलिया इस पर बेख्तियार हंस पड़ी। छोड़ो रीटा, दुनिया के मर्दों के साथ इमरान को मत मिलाओ। तुम चूंकि इमरान को जानती नहीं, इसलिए तुम इसके बारे में ऐसी बातें कर रही हो, जूलिया ने हंसते हुए कहा। मैं वाकई इसके बारे में कुछ नहीं जानती, अभी चंद लम्हे पहले मैंने इसे पहली बार देखा है। लेकिन जो कुछ मैं कह रही हूँ वो दुरुस्त है और मैं इसे साबित भी कर सकती हूँ, रीटा ने चैलेंज के अंदाज में कहा तो जूलिया के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। साबित? वो कैसे? जूलिया के लहजे में शदीद हैरत थी। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी जहां ये सारा खेल खेला जा रहा होगा और तुम अपनी आंखों से सब कुछ देख लोगी, रीटा ने कहा। ये क्या कह रही हो? ये कैसे मुमकिन है? इमरान को मैं तवील अरसे से जानती हूँ और सिर्फ
मैं ही नहीं बल्कि सारे साथी जानते हैं, जबकि तुम सिर्फ अपनी क्याफा शनासी की बिना पर ये सब कुछ कह रही हो। जूलिया ने इसका मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। मैं इस वक्त तुम्हें किसी तरह भी कायल नहीं कर सकती, लेकिन मैं जल्द ही तुम पर अपनी बात साबित कर दूंगी। आओ अब चलें। मैंने सफारत खाने में एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। रीटा ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा और उठ खड़ी हुई। जूलिया बिल पहले ही वेटर को अदा कर चुकी थी, इसलिए वो दोनों होटल से निकलकर कार पार्किंग की तरफ बढ़ती चली गईं। इमरान कार में सवार दानिश मंजिल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था कि एक क्रॉसिंग पर सुर्ख लाइट होने की वजह से इसने कार रोक दी। चंद लम्हों बाद एक और कार इसके बराबर में आकर रुकी तो इमरान टाइगर को देखकर मुस्कुरा दिया। बॉस, आप भी शकरगढ़ जा रहे हैं? टाइगर ने इमरान को से मुखातिब होकर कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। शकरगढ़? क्यों? वहाँ क्या है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो आपको अभी तक इत्तला नहीं हो सकी? सुपर फयाज को शकरगढ़ में गोली मार दी गई है। टाइगर ने कहा तो इमरान का जहन जैसे भग से उड़ गया। इसी लम्हे लाइट सब्ज हो गई तो इमरान ने कार आगे बढ़ाई और फिर इसे कार का इशारा ऑन करके इसे साइड पर करना शुरू कर दिया। ये सब कुछ इमरान मैकांकी अंदाज में कर रहा था क्योंकि सुपर फयाज के बारे में सुनकर इसका जहन मुंजमद सा हो गया था। चंद लम्हों बाद जब वो सड़क की साइड पर पहुंचा तो उसके अकब में टाइगर की कार रुकी और फिर टाइगर अपनी कार से उतरकर उसकी कार की तरफ आ गया। इसने साइड सीट का दरवाज़ा खोला और साइड सीट पर बैठ गया। इस दौरान इमरान अपने आप को संभाल चुका था। वो अचानक इत्तला के शहर से बाहर आ चुका था। क्या हुआ है और सुपर फयाज की इस वक्त क्या हालत है? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। बॉस, मुझे एक क्लब के असिस्टेंट मैनेजर से इत्तला मिली है कि शकरगढ़ के एक क्लब में सुपर फयाज पर अचानक फायर खोल दिया गया और वो शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंच चुका है। असिस्टेंट मैनेजर ने मुझे बताया कि सुपर फयाज वहां किसी इंक्वायरी के लिए गया था। मैंने सोचा कि मैं खुद शकरगढ़ जाकर मालूम करूं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सुपर फयाज पर इस अंदाज में हाथ उठाने की कोशिश करे, क्योंकि इसे भी हुकूमत की ताकत का पूरी तरह इल्म होता है कि हुकूमत पूरी कुव्वत से इस पर टूट पड़ेगी और फिर इसका नामो निशान तक वहां से मिट जाएगा। इसके बावजूद सुपर फयाज पर इस अंदाज में हमला वाकई हैरत अंगेज है। आपको जब मैंने देखा तो मैं यही समझा कि आप भी शकरगढ़ जा रहे हैं। टाइगर ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा। सुपर फयाज की इस वक्त हालत क्या है? इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। वो शदीद जख्मी है, बस इतना मालूम हो सका है। टाइगर ने जवाब दिया। फिर से दारुल हुकूमत के सेंट्रल अस्पताल भिजवाना चाहिए था। शकरगढ़ के अस्पताल में तो जदीद सहूलियात मौजूद नहीं होंगी। इमरान ने कहा। यस बॉस, लेकिन हो सकता है कि सुपर फयाज की हालत ऐसी ना हो कि इसे वहां से दारुल हुकूमत शिफ्ट किया जा सकता हो। टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम शकरगढ़ जाकर हमलावरों के बारे में मालूमात हासिल करो। मैं वहां जाकर सुपर फयाज का पता करता हूँ और उसे दारुल हुकूमत शिफ्ट कराता हूँ। इमरान ने कहा। ठीक है बॉस, टाइगर ने कहा और कार से उतर कर अकब में मौजूद अपनी कार की तरफ बढ़ गया तो इमरान ने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद वो शकरगढ़ के इकलौते अस्पताल में पहुंच गया। लेकिन वहां जाकर इसे मालूम हुआ कि सुपर फयाज की हालत अब कदरे बेहतर है और इसे दारुल हुकूमत के सेंट्रल अस्पताल भिजवा दिया गया है। तो इसे कदरे इत्मीनान हो गया। लेकिन फिर से ख्याल आया कि अब अगर वो शकरगढ़ आ ही गया है तो प्रोफेसर रहमत अली से मिलता जाए। प्रोफेसर रहमत अली पाक एशिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के शोबा तारीख के तवील अरसे तक सरबराह रहे थे। फिर रिटायर्ड होकर वो यहाँ शकरगढ़ में आबाद हो गए। अब तो इन्हें रिटायर हुए भी काफ़ी अरसा हो चुका था। एक महफिल में इमरान की इनसे इत्तफाकन मुलाकात हो गई थी और इमरान इनकी शख्सियत और इल्मियत से बेहद मुतासिर हुआ था। प्रोफेसर रहमत अली वाकई एक आलिम थे। इमरान की बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू उन्हें भी बेहद पसंद आई थी। प्रोफेसर रहमत अली का कोई बेटा ना था, सिर्फ 2 बेटियां थीं जो शादीशुदा थीं और अपने-अपने घरों में आबाद थीं। प्रोफेसर साहब की बीवी एक रोड एक्सीडेंट में इनकी रिटायरमेंट से भी पहले फौत हो चुकी थी। इसलिए प्रोफेसर रहमत अली मुलाजिमों के साथ अकेले ही अपनी मलकियती कोठी में रह रहे थे। अलबत्ता इनकी बेटियां इनके पास आती-जाती रहती थीं। इस उम्र में भी प्रोफेसर रहमत अली मुताले में हर वक्त गर्क रहते थे। इमरान अक्सर इनसे कहता रहता था कि इनके लिए जन्नत भी कोई बड़ी लाइब्रेरी हो सकती है, जहाँ वो बैठकर बस किताबें पढ़ते रहें
और प्रोफेसर रहमत अली इसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़े थे। इमरान के साथ योशिया के मामले में जो कुछ हुआ था, इसने इमरान को जबरदस्त जहनी शौक पहुंचाया था। अगर टाइगर और जोसेफ इस योशिया की असलियत सामने न लाते, तो इमरान वाकई गुमराही के रास्ते पर चल निकलता। लेकिन इसे हैरत इस बात पर थी कि ना इसे योशिया से कोई नामानूस बू महसूस हुई थी, और ना ही कभी इस एक लम्हे के लिए उसे यह ख्याल आया था कि योशिया कोई शैतानी ताकत है। यही बातें सोचता हुआ वो प्रोफेसर रहमत अली के घर पहुंच गया। ओह इमरान बेटे, अच्छा हुआ कि तुम बर वक्त आ गए, वरना मैं अभी चंद लम्हों बाद दारुल हुकूमत जाने के लिए निकल पड़ता। प्रोफेसर रहमत अली ने सलाम दुआ के बाद कहा तो इमरान चौंक पड़ा। कोई ज़रूरी काम है आपको वहाँ? इमरान ने कहा, हाँ, बेहद ज़रूरी काम है, लेकिन अब तुम आ गए हो तो ये अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें बिठाया ही ना जाए। प्रोफेसर रहमत अली ने कहा, ओह अच्छा, कोई बात नहीं। मैं बराह रास्त आपसे मुलाकात के लिए शकरगढ़ नहीं आया, बल्कि एक दोस्त की वजह से आया था। वो दारुल हुकूमत चला गया है, तो मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात कर ली जाए। आप मेरे साथ चलें, आप वहाँ अपना ज़रूरी काम भी निपटा लें, और फिर वहाँ बैठकर बातें करेंगे। आप मेरी कार में आ जाएं, इस तरह बातें भी होती रहेंगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वापसी पर मैं कैसे आऊँगा? प्रोफेसर रहमत अली ने कहा, मेरा आदमी आपको वापस यहाँ पर छोड़ जाएगा, आप बेफिक्र रहें। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन ये तो अच्छा नहीं लगता कि तुम इतनी दूर से आए हो और मैं तुम्हें बगैर बिठाए और किसी खातिर मदारत के बगैर वापस भिजवा दूं। प्रोफेसर अहमद अली ने हिचकिचाते हुए कहा, ऐसी कोई कोई बात नहीं प्रोफेसर साहब, मैं आपका बेटा हूँ और बेटों के साथ ऐसे तकल्लुफ़ात रवा नहीं रखे जाते। आइए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। प्रोफेसर रहमत अली ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो इमरान की कार की साइड सीट पर बैठ गए। इमरान ने कार स्टार्ट की और चंद लम्हों बाद कार शकरगढ़ की सड़कों पर दौड़ती हुई आगे बढ़ ही चली जा रही थी। इमरान बेटे, मैं अब तक तुम्हें बताने से हिचकिचा रहा था, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि तुम्हें इस मामले में एतमाद में लिया जाए तो ज़रूर फ़ायदा होगा। प्रोफेसर रहमत अली ने कहा तो इमरान चौंक कर उन्हें देखने लगा। किस मामले में प्रोफेसर साहब? खुलकर बात करें और बेफिक्र रहें। मैंने अपने आप को आपका बेटा कहा है, तो मैं बेटा बनकर दिखाऊंगा। इमरान ने कहा, खुदा तुम्हें जजाय खैर दे। एक अहम मामला दरपेश है, जिसके लिए मुझे फौरी तौर पर दारुल हुकूमत जाना पड़ गया है। लेकिन जो कुछ मैं बताऊंगा, इस पर तुमने हंसना नहीं है। ये सब कुछ माफूकुल फितरत जरूर है, लेकिन है ऐसा ही। प्रोफेसर रहमत अली ने कहा तो इमरान माफूकुल फितरत का लफ्ज़ सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा। आप बेफिक्र होकर बात करें, मैं खुद ऐसे माफूकुल फितरत मामलात से गुजर चुका हूँ कि अब मुझे किसी बात पर हैरत नहीं होती। इमरान ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, दारुल हुकूमत में मेरा एक दोस्त है, वो भी मेरी तरह बूढ़ा आदमी है और फौज से रिटायर होकर अब घर में ही रहता है। इसकी एक बेटी इसके साथ रहती है, क्योंकि इसका खावंद वफात पा चुका है और इसकी कोई औलाद नहीं है। इसका नाम रजिया जमाल है। जमाल इसके मरहूम शौहर का नाम था। रजिया की शादी चूंकि छोटी उम्र में हो गई थी और इसका शौहर शादी के 6 माह बाद ही वफात पा गया था, इसलिए वो अभी जवान है। इसके वालिद और मेरे दोस्त ख्वाजा जावेद ने बड़ी कोशिश की कि रज़िया दूसरी शादी कर ले, लेकिन इसने हर बार साफ इनकार कर दिया। प्रोफेसर रहमत अली ने मुसलसल बोलते हुए कहा, और फिर इस तरह खामोश हो गए जैसे बोलते बोलते थक गए हों। इमरान ने कोई तबसरा ना किया और खामोश रहा, क्योंकि अब तक जो कुछ प्रोफेसर रहमत अली ने बताया था वो ऐसी बात थी कि इस पर कोई तबसरा किया ही ना जा सकता था। अब मसला क्या है प्रोफेसर साहब? जब प्रोफेसर रहमत अली कुछ देर तक इसी तरह खामोश बैठा रहा, तो इमरान ने पूछा, क्या बताऊं? मुझे तो बताते हुए अजीब सा लगता है। कहा जाता है कि इस लड़की रजिया पर कोई जिन आता है और रजिया की आवाज़, लहजा और अंदाज़े गुफ्तगू ही बदल जाता है। बल्कि वो ऐसी ज़बानों में रवानी से बातें शुरू कर देती है जिनसे वो खुद कभी वाकिफ़ ही नहीं रही। एक बार मेरी मौजूदगी में वहाँ ये काम हुआ तो रज़िया ने मेरे सामने कदीम इब्रानी ज़बान बोलना शुरू कर दी। चूँकि मैंने इब्रानी ज़बान में काम ख़ासा किया है, इसलिए मैंने इससे इब्रानी ज़बान में बात की, तो इसने मुझे बताया कि इसका नाम शोनो जिन है और वो तवील अरसे से ज़िंदा है। इसे इब्रानी के साथ-साथ सरानी और कलैरी ज़बानें भी, जो बेहद कदीम हैं, वो भी आती हैं। मैंने उसे कहा कि वो इस लड़की को क्यों तंग कर रहा है, तो उसने मुझे कहा कि वो इस लड़की को पसंद करता है। बकौल इसके ऐसी नकोश की हामिल लड़की सदियों बाद पैदा होती है। मैं इसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर वो चला जाता है और रजिया नॉर्मल हो जाती है। पहले तो मैंने और ख्वाजा जावेद ने यही समझा कि ये हिस्ट्रिया का मखसूस मर्ज है, लेकिन माहिर डॉक्टरों ने चेक करके बताया कि ऐसा कोई मर्ज नहीं है। तो मैंने रजिया को माहिरीन नफ्सियात को दिखाया। पहले माहिरीन नफ्सियात का और हमारा ख्याल था कि रजिया शिज़ोफ्रेनेसिया की मरीज़ है,
जिसमें एक आदमी अपने आप को दूसरी शख्सियत में ढाल लेता है और इसे इसका अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन तफसीली चेकिंग के बाद ऐसी कोई बीमारी भी चेक ना हो सकी। अभी तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ख्वाजा जावेद का फोन आया था कि वो जिन जो अपना नाम शोनू बताता है आया है और वो मुझे बुला रहा है और मुझसे कोई खास बात करना चाहता है। इसका कहना है कि अगर मैं ना आया तो वो रजिया को नुकसान भी पहुंचा जा सकता है। चुनाचे मैं तैयार हो गया। इतनी देर में तुम आ गए। प्रोफेसर रहमत अली ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा। ऐसा कब से हो रहा है? इमरान ने पूछा। पिछले एक हफ्ते से ये काम शुरू हुआ है, प्रोफेसर रहमत अली ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। एक हफ्ते से? और एक हफ्ते के दौरान सारे चेकअप भी हो गए और माहिरीन भी नतीजे पर पहुंच गए? इमरान ने हैरत भरी लहजे में कहा। हाँ, ख्वाजा जावेद की तो जान पर बन गई थी और इसने दिन रात एक कर दिया था, प्रोफेसर रहमत अली ने जवाब देते हुए कहा। क्या ये मुमकिन है कि मैं भी आपके साथ ख्वाजा जावेद के घर जाकर इस मामले को देख सकूं? इमरान ने कहा। हाँ, क्यों नहीं। ख्वाजा जावेद को इस पर क्या एतराज हो सकता है? प्रोफेसर रहमत अली ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, प्रोफेसर साहब की जेब में मौजूद सेल फोन की घंटी बज उठी तो उन्होंने जल्दी से जेब से सेल फोन निकाला और इसकी स्क्रीन देखने लगा। ख्वाजा जावेद का ही फोन है। मैं इससे तुम्हारे बारे में बात कर लेता हूँ, प्रोफेसर रहमत अली ने कहा। और फिर फोन ऑन करने का बटन दबाने के साथ साथ इसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। हेलो, रहमत अली बोल रहा हूँ ख्वाजा साहब, प्रोफेसर रहमत अली ने कहा। प्रोफेसर साहब, आप कहाँ हैं? वो शोनू बेहद तंग कर रहा है। सेल फोन से मर्दाना आवाज सुनाई दी। बोलने वाला वाकई बेहद परेशान दिखाई दे रहा था। मैं रास्ते में हूँ, आधे घंटे बाद पहुंच जाऊंगा। अब क्या पोजीशन है रजिया की? प्रोफेसर रहमत अली ने पूछा। बस, कुछ ना पूछें, ख्वाजा जावेद ने जवाब दिया। मेरे साथ एक नौजवान है, अली इमरान, डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस का अकलौता साहिबजादा है और ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट की हुई है उसने। वो भी रजिया से मिलना चाहता है। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इन्हें भी साथ लेता हूँ। इस वक्त मैं इन्हीं की कार में सफ़र कर रहा हूँ। तुम्हारा फ़ोन मिलने पर मैं दारुल हुकूमत जाने के लिए तैयार हो रहा था कि वो मुझसे मिलने के लिए आ गया और जब मैंने उसे तुम्हारी परेशानी के बारे में बताया तो वो फ़ौरन ही वापस रवाना हो गया। प्रोफेसर रहमत अली ने तफसील से बात करते हुए कहा। जवान बेटी का मामला है प्रोफेसर साहब। अब मैं क्या कहूँ? अगर तुम समझते हो कि वो हमारे लिए परेशानी का बायस ना बनेगा तो साथ ले आओ, ख्वाजा जावेद ने कहा। तुम फिक्र मत करो, वो बेहद जिम्मेदार आदमी है, प्रोफेसर रहमत अली ने कहा। ठीक है, लेकिन जल्दी पहुंचो, वो बेहद परेशान कर रहा है, ख्वाजा जावेद ने कहा। आ रहे हैं, प्रोफेसर रहमत अली ने कहा और फोन ऑफ करके इसे जेब में डाल लिया। इमरान सोच रहा था कि ये सब आखिर क्या है। इसका खुद भी जिन्नाती दुनिया से वास्ता पड़ चुका था, इसलिए इसे यकीन था कि वो इस शोनों से बातचीत करके और जिन्नाती दुनिया के चंद बड़ों का हवाला देकर इसे रजिया से दूर रहने का वादा ले लेगा। लेकिन इसे ये मालूम ना था कि वो खुद एक आजमाइश में पड़ने के लिए जा रहा है। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो दारुल हुकूमत की एक मुतवस्स तबके की कॉलोनी में एक दरमियानी साइज की कोठी के सामने पहुंच गए। कोठी का फाटक बंद था, लेकिन कोठी के बाहर एक मुलाजिम नुमा आदमी खड़ा था। जैसे ही प्रोफेसर रहमत अली की निशानदही पर इमरान ने कार गेट के सामने रोकी, मुलाजिम तेजी से आगे बढ़ा। फाटक खोलो असलम। प्रोफेसर रहमत अली ने कार की खिड़की से सर बाहर निकालकर इस मुलाजिम से कहा। अभी खोलता हूँ जनाब। ख्वाजा साहब तो इंतहाई शिद्दत से आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ खड़ा किया था, मुलाजिम ने जवाब देते हुए कहा। और फिर तेजी से मुड़कर फाटक की छोटी खिड़की खोलकर अंदर दाखिल हो गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया तो इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। कोठी पर खामोशी तारी थी। मुलाजिम फाटक बंद करके पोर्च में आ गया, जहां इमरान और रहमत अली कार से उतरकर खड़े थे। ख्वाजा साहब कहाँ हैं? प्रोफेसर रहमत अली ने पूछा। बड़े कमरे में, बीबी साहिबा भी वहीं हैं। उन्होंने कहा है कि आपको बराह रास्त वहीं ले आया जाए, मगर मुलाजिम ने बात करते करते रुक कर इमरान की तरफ देखने लगा। फिक्र मत करो, इनके बारे में फ़ोन पर बात हो चुकी है, प्रोफेसर रहमत अली ने मुलाजिम असलम का इंडिया समझते हुए कहा। ठीक है जनाब, आइए। मुलाजिम ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए कहा और फिर इसकी रहनुमाई में वो एक बड़े खूबसूरत कमरे में दाखिल हुए। यहाँ एक आराम कुर्सी पर एक खूबसूरत और नौजवान लड़की बैठी हुई थी, जबकि इसके करीब ही एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। आ गए हो प्रोफेसर? इस लड़की ने भारी सी मर्दाना आवाज में मुस्कुराते हुए कहा। शोनो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आइंदा रजिया को तंग नहीं करोगे, फिर तुमने तंग करना शुरू कर दिया है, प्रोफेसर रहमत अली ने ऐसे लहजे में कहा जैसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है। आज की माफी दे दो प्रोफेसर, आइंदा तंग नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ जो आदमी आया है, इसको क्यों लेकर आए हो? इस लड़की ने कहा। आवाज वैसे ही भारी थी। ये मुझसे मिलने आया था। इस वक्त मैं यहाँ आ रहा था, इसलिए ये भी साथ आ गया, प्रोफेसर रहमत अली ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है,
मुझे पसंद आया है, लड़की ने कहा और फिर जैसे बिजली चमकती है इस तरह वो लड़की कुर्सी से उछली और दूसरे लम्हे वो इमरान के गले में बाहें डालकर इससे चिमट गई और चटाक चटाक इमरान के गालों को चूमना शुरू कर दिया। इमरान ज़हनी तौर पर इस हफ्तात के लिए तैयार ना था, इसलिए चंद लम्हों तक वो हैरत से बुत बना रहा। लेकिन फिर जैसे ही इसे सिचुएशन का एहसास हुआ, इसने अपने गले से चिमटी हुई इस लड़की को बिजली की सी तेजी से झटका देकर कुर्सी पर वापस उछाल दिया। तुमने मेरी तौहीन की है, मेरी शोनों की तौहीन। मैं तुम्हें पसंद करके तुमसे गले मिल रहा था। मैं तुमसे इंतकाम लूंगा, लड़की ने गुर्राते हुए लहजे में कहा और फिर इसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और इसके साथ ही कमरे का दरवाजा इस तरह बंद हुआ जैसे पूरी कुवत से इसे बंद किया गया हो। जबकि लड़की रजिया का जिस्म अब इस तरह हिल रहा था जिससे लाखों वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट इसके जिस्म से गुजर रहा हो। बाबा, बाबा, मैं कहाँ हूँ बाबा? लड़की ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अब इसकी आवाज़ नस्वानी थी। बेटे, तुम ठीक हो? आओ मैं तुम्हें सहारा दूँ। ख्वाजा जावेद ने जल्दी से आगे बढ़कर रज़िया को सहारा देते हुए कहा। अंकल, प्रोफेसर भी मौजूद हैं और बाबा, ये कौन है? रज़िया ने कहा। ये भी मेहमान हैं, आओ मेरे साथ। ख्वाजा जावेद ने कहा और फिर वो रज़िया को सहारा देकर चिल्लाता हुआ अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आइए इमरान साहब, इधर ड्राइंग रूम में बैठते हैं। प्रोफेसर रहमत अली ने कहा जो होंठ भींचे खड़ा था और इसके चेहरे पर पथरीली संजीदगी थी। फिर इमरान प्रोफेसर रहमत अली की तरफ मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो ड्राइंग रूम में सोफों पर बैठ चुके थे। मुझे अफसोस है इमरान, इस शोनों ने गलत हरकत करके तुम्हें हर्ट किया है। प्रोफेसर रहमत अली ने माजरत भरे अंदाज में कहा तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। प्रोफेसर साहब, असल बात ये नहीं है जो आपने समझी है। इस लड़की रजिया या इस पर मौजूद जिन शोनू जो भी इसे कह लें, ये हरकत इस अंदाज में की है कि जैसे वो हकीकतन मुझसे प्यार करता या करती थी। इसके अंदाज में बेपनाह बेसाख्तगी थी। वो अमल नेचुरल लगता था, जबकि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस शोनू में तो ऐसे जज्बात हो ही नहीं सकते। एक तो बकौल आपके वो खुद जिन्नात में से है, दूसरा ये कि बहरहाल मुज़क्कर जिन है, मोनस नहीं। लेकिन जो जज्बात मैंने इससे चिमटने वाली लड़की के महसूस किए हैं, वो 100% नस्वानी थे। इमरान ने उलझे हुए लहजे में कहा, जो हुआ बहरहाल गलत हुआ। लेकिन इमरान साहब, इसमें ना ही आपका कोई कसूर है और ना ही ख्वाजा जावेद या इसकी बेटी का। प्रोफेसर रहमत अली ने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा, मुझे ख्वाजा साहब की हालत का पूरा एहसास है। इनकी जवान बेटी के साथ ही मसला हो रहा है। मैं इंशाल्लाह इस मसले को हल करूंगा और इस शोनू का भी ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि आइंदा ये किसी भी इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत, कभी तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। इमरान ने कहा और फिर इससे पहले कि प्रोफेसर रहमत अली कोई जवाब देते दरवाज़ा खुला और ख्वाजा जावेद अंदर दाखिल हुए। वो बेहद थके हुए दिखाई दे रहे थे। इमरान और प्रोफेसर रहमत अली दोनों इकट्ठे उठ खड़े हुए। तशरीफ़ रखें। मुझे अफ़सोस है जनाब कि मैं आपकी अब तक कोई खिदमत नहीं कर सका। मैंने मुलाज़िम से कह दिया है, वो मशरूब ला रहा है और मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि आपको इस कमबख़्त शोनू ने ख़्वाह-मख़्वाह इस मसले में इस अंदाज़ में मुलव्विस कर दिया, जो कम अज़ कम बतौर बाप मेरे लिए इंतहाई शर्मनाक था। लेकिन मुझे सिर्फ़ इतना हौसला था कि जो कुछ किया जा रहा है, इसकी ज़िम्मेदार कम अज़ कम मेरी बेटी नहीं है। ख्वाजा जावेद ने कुर्सी पर बैठते ही मुसलसल बोलते हुए कहा। इसी लम्हे मुलाज़िम ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में मशरूब की बोतलें थीं, जिन्हें मल्टी कलर टिश्यू पेपर से में लिपटा गया था। मुलाजिम ने एक एक बोतल इन तीनों के सामने रखी और खाली ट्रे उठाए मुड़कर कमरे से वापस बाहर चला गया। ये अली इमरान साहब हैं और ये ख्वाजा साहब। प्रोफेसर अहमद अली ने रस्मन दोनों का तारुफ कराते हुए कहा, ख्वाजा साहब, ये शोनू वाला मसला कब से बना है? इमरान ने पूछा। सिर्फ एक हफ्ता या इससे ज़्यादा, 10 रोज़ पहले कुछ ना था। फिर अचानक शोनू नमूदार हुआ और मैंने डॉक्टरों को दिखाया। माहिरीन ने नफ्सियात से रिजू किया, लेकिन सबका यही ख्याल है कि रजिया को ना कोई जिस्मानी बीमारी है और ना ही कोई नफ्सियाती या जहनी। लेकिन जो कुछ आज हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। पहले भी ये शोनू आता था और घंटा आधा घंटा बातें करके चला जाता था और बस। ख्वाजा जावेद ने तफसील से बात करते हुए कहा, इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि यह हरकत शोनू ने दानिस्ता की है। शायद इसके पीछे इसका कोई नामालूम और पुरस्कार मकसद होगा। प्रोफेसर रहमत अली ने कहा, मैं मालूम करा लूंगा, आप बेफिक्र रहें। और प्रोफेसर साहब, आपने तो वापस भी जाना होगा, मैं ड्राइवर को गाड़ी समेत भिजवा दूं। इमरान ने कहा, नहीं, तकलीफ की जरूरत नहीं। मैं आज रात यहाँ रहूंगा, कल वापस जाऊंगा। प्रोफेसर रहमत अली ने कहा तो इमरान इनसे इजाज़त लेकर ड्राइंग रूम से बाहर आ गया और फिर चंद लम्हों बाद इसकी कार तेजी से अपने फ्लैट की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।